ठीक है, तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी कंसोलिडेशन। आ रही सबको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आज हम ये वाला चैप्टर आगे चल सकते हैं। और अच्छा, पहले ये बता दो कि क्या लगता है कोर्स ग्रेन सॉइल का परमेबिलिटी ज्यादा होता है कि क्ले का? कोर्स का क्ले का परमेबिलिटी ज्यादा होता है, क्ले का परमेबिलिटी कम होता है, सबसे लीस्ट कोर्स ग्रेन। ठीक है ना, तो कोर्स ग्रेन का ज्यादा होता है, क्ले का कम होता है, क्ले का कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी किसका ज्यादा क्ले होता है? क्ले की ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे बोल पाए? क्योंकि सर क्ले का कंप्रेशन, ये रिटेन नहीं करती है सर वाटर ग्रेवल, तो वो रिटेन हाँ मोस्ट ऑफ द ये चेंज जो होती है डेल्टा, वो आती है ड्यू टू पहले एयर के, फिर आती है एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। वो ग्रेजुअली ठीक होता है। है क्ले में, उसमें सर ग्रेवल एक ही साथ हो जाता है। रेट ऑफ कंसोलिडेशन किस में ज्यादा होता है? रेट ऑफ कंसोलिडेशन का क्या मतलब हुआ? कितनी जल्दी या कितनी तेज आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या रेट है कंसोलिडेशन का? तो हाई किस में रहेगा? क्ले में ज्यादा सर, क्ले में सर ज्यादा रहेगा सर कंसोलिडेशन रेट, कोर्स सर ज्यादा टाइम लगेगा उसको कंसोलिडेट होने में। हाँ, तो रेट्स कम हुआ ना उसका। रेट मतलब कि कितनी टाइम में, हाँ विद रेट कम रिस्पेक्ट टू हुआ टाइम सर, देख रेट रहे कम हो? हुआ। रेट कम होगा, ठीक है। तो रेट हाँ कम हाँ सर, होगा किसमें? क्ले के अंदर। जी सर। ज्यादा रेट किसका होगा कंसोलिडेशन में? कंसोलिडेशन के अंदर ग्रेवल ग्रेनुलर सर, ग्रेवल्स या सैंड्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो जी सर। ठीक है, टोटल सेटलमेंट किसका ज्यादा आएगा? वही बात आ गई अगेन। टोटल सेटलमेंट की बात करें तो क्ले का ज्यादा आएगा कि सैंड का ज्यादा आएगा? क्ले का लेगा सर। क्ले का ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कुछ बातें हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख लेते हैं। आपने सभी बातें बताई थी, तो सर डायरेक्टली थोड़ा हम सा ये लोग डिस्प्ले सर ठीक कर दोगे, ये लैंडस्केप में नहीं आ रहा। लैंडस्केप में नहीं आ रहा है। यस सर। अब आ गया, हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। थोड़ी बातें हम कंक्लूजन में यहाँ लिखते हैं, जो बातें हमने की, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए साथ साथ में। परमेबिलिटी ऑफ granular soil is more, permeability of granular soil is more, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो पोर वाटर प्रेशर है, स्ट्रेस लगने पर, ठीक है, अगर आपका टोटल स्ट्रेस में कोई इंक्रीज आ रहा है तो पोर वाटर प्रेशर जो है वो एक्सपेल होगा, एक्सपेल्स आउट एट अ फास्टर रेट, एट अ फास्टर रेट, ठीक है। तो जितना जल्दी पानी बाहर निकलेगा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज मोर, रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज मोर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे rate of consolidation is less for fine grained soils, fine grained soils, ठीक है।
थर्ड पॉइंट में कंसोलिडेशन सेटलमेंट more in case of clays. ग्रैनुलर के अंदर तो हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन सेटल को निगलेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। ग्रैनुलर सॉइल्स के अंदर कंसोलिडेशन सेटलमेंट को हम क्या करते हैं, इन ग्रैनुलर सॉइल्स कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो टोटल सेटलमेंट होता है किसके बराबर होता है, एस इमीडिएट के बराबर, सेटलमेंट इमीडिएट के बराबर। ये 4 पॉइंट लिख लो। और ये लिखने के बाद जरा इस लाइन पे गौर करना। 5th पॉइंट में जो मैं लिखूंगा बेसिकली मैं कंपैरिजन करूंगा बिटवीन रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ सेटलमेंट वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। ये सोचना है आपको, 5th पॉइंट अभी लिखना नहीं है, ठीक है, ये आप लोग सोचिएगा ये सब लिखने के बाद। अब 5th पॉइंट पे ये सोचें कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो रेट ऑफ सेटलमेंट बढ़ेगा कि घटेगा। रेट ऑफ बढ़ेगा। सेटलमेंट सर होगा, फिर सर या तो कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ेगा सर। पहले सर रेट ऑफ सेटलमेंट बढ़ेगा सर। इंक्रीज अगर नहीं होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ सेटलमेंट बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाए। जी सर बढ़ जाएगा। फिर बाद में कांस्टेंट रहेगा सर। सर 1 पॉइंट तक बढ़ेगा सर, फिर घटेगा उसको, घटेगा तो ना कम होगा वो। फिर जब पहले इंक्रीज होता है टू सर्टेन लिमिट, देन आफ्टर दैट स्लाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है। जब ज्यादा कॉम्पैक्टेंस होती है फिर स्लाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है, उसकी वजह से फिर इफेक्टिव स्ट्रेस में डिक्रीज आता है लास्ट में। हेलो नमस्ते जी सर, मैंने बात करी थी हमारे बात। हेलो सबकी चली गई मेरी। हेलो हेलो सर, डिस्प्ले चली गई, स्क्रीन चली गई। अब आगे डिस्प्ले। हाँ जी सर। देखो यार क्या बोला आप लोगों ने, इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या रिलेशन बनेगा, अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, कांस्टेंट तो नहीं बढ़ रहेगा, जाता है, ठीक है। पहले तो बढ़ जाता है, फिर जब फुल कॉम्पैक्टनेस होती है तो उसके बाद स्लाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है फिर लास्ट फिर से। इंक्रीज है। तो उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस लास्ट में ज्यादा कॉम्पैक्ट भी होते हैं, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होता है। एट अ सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो और कोई इनके अलावा और कोई, रेट ऑफ सेटलमेंट को ऐसे समझो ना, इंक्रीज हो जाएगी, आप फिर इसको बाद ऐसा में कांस्टेंट रहेगा। समझें, आप इसको इस तरह से समझो कि पहले अगर रेट ऑफ सेटलमेंट इफेक्टिव स्ट्रेस कम है, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का पहले वैल्यू कम है, ठीक, तो उस पे क्या होगा, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस को आप लोड की तरह सोचो, टोटल पहले टोटल लोड में सोचो कि आप उस पे सॉइल पे लोड लगा रहे हो टोटल स्ट्रेस, ठीक है। अभी पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हैं आपस में, मतलब कि उसमें सेटलमेंट होने का स्कोप क्या है, ज्यादा है। उस वक्त क्या होगा, जब स्टार्टिंग कंडीशन में जब आप लोड जैसे ही लोड लगाएंगे उस वक्त बहुत तेजी से पानी बाहर आएगा, ठीक है, लोड लगाने के बाद, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है। बाद में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी वॉइड रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले ज्यादा थी, वॉइड रेशियो क्या हो गई उसकी
कम हो गई, तो उस वक्त concave क्या shape होगा, में आ बड़े जाता है। स्लो रेट पे पानी बाहर निकलेगा। हाँ, concave फिर shape में उस आएगा केस ग्राफ। में क्या होगा, बड़े स्लो रेट, बिल्कुल। तो इसमें हम लिखेंगे रेट ऑफ सेटलमेंट डिक्रीजेस with increase in effective stress। ये इसका आएगा आंसर, इंक्रीज इन इफेक्टिव concave स्ट्रेस। shape का ग्राफ है। ठीक है, ये नोट करें, 5वां पॉइंट है। ठीक है, क्लेस के केस में ये आपका कुछ इस तरह से रिलेशन बनता है। अच्छा, डेंस सैंड में और लूज सैंड में कौन सा कंप्रेसिबल ज्यादा है? सिंपल सी बात है, अगर डेंस सैंड और लूज सैंड का मेरे को कंप्रेसिबिलिटी बना, मतलब वॉइड रेशियो दिखाना है विद इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो लूज वाला क्या होगा, थोड़ा स्टीप कर्व से आएगा, डेंस वाला क्या है, कर्व ही नीचे स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका वॉइड रेशियो पहले ही कम है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लूज सैंड एंड सेकंड वाला इज डेंस सैंड। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट में लिख सकते हो, पहला पॉइंट Screen गई sure। सर गई फिर से। सर आज आपका वाईफाई वीक है। आपकी माइक ऑफ हो गई है। हेलो। हेलो, हाँ सर आपका माइक ऑफ। मेरा माइक भी ऑफ हो गया था। जी सर। हो गए सभी पॉइंट्स, 6 के 6 पॉइंट नोट हो गए आपके। ठीक है, 7वां अगर लिखना तो वो आपके सामने ग्राफ में बना है कि डेंस सैंड आपका क्या है, इज लेस कंप्रेसिबल देन लूज सैंड, लिख सकते हो डेंस सैंड इज लेस compressible as compared to loose sand। ये सब था आपके पॉइंट, आप नोट कर लो। डन। सब पॉइंट नोट हो गए हैं? यस सर। चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसके अंदर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। आपको मैंने पहले बताया था कि उस दिन हमने ये जो असम्पशन एक मान रखी है किसने, आगे ने अपनी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग सॉइल का जो भी डिफॉर्मेशन है वो वन डायमेंशनल मानते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इन दी
analysis of consolidation theory. The analysis of consolidation theory, we consider one-dimensional consolidation. We consider one-dimensional consolidation. ठीक है, वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि सॉइल का जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो वन डायमेंशन में होगा। ठीक है, वन dimension consolidation means the deformation occurs only in कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन, in vertical डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक वो भी था लेटरल, क्या बोलते हैं उसे, लेटरल कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, तो वो भी उसने तरजागी ने माना अपनी थ्योरी के अंदर। मतलब कि सॉइल क्या है, अगर इस तरह से आपका सॉइल है, ठीक, तो दैट इज आल्सो लेटरली कन्फाइंड, इस तरह से उसको लेटरली कन्फाइनमेंट मिला हुआ है। तो जब भी इस तरह से ऊपर से इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस होगा, ठीक, तो उस वक्त क्या है, सॉलिड और पानी है अंदर, तो दोनों स्ट्रेस हो जाएंगे। तो मैंने आपको समझाया था एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, जो भी इंक्रीज हुआ होगा टोटल स्ट्रेस में वो किस में चला जाएगा, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। ठीक, तो बाद में क्या है, पानी और सॉलिड है, और क्योंकि पानी और सॉलिड दोनों आपस में, दोनों ही इनकम्प्रेसिबल भी हैं, मतलब कोई भी चीज कंप्रेस नहीं हो पा रही। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर वॉल्यूम को डिक्रीज होना है तो पानी को क्या निकलना पड़ेगा, पानी को बाहर आना पड़ेगा इस तरह से। तो जैसे जैसे पानी आएगा उसी तरह से क्या है, आपका वॉल्यूम भी सॉइल का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा वी। ठीक है, और जो भी डिक्रीज आ रहा है डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर, वो दैट इज ड्यू टू ओनली चेंज इन थिकनेस, चेंज इन थिकनेस। तो मतलब यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो डेल्टा एच कर दूं मैं, समझ आ रही बात? डेल्टा वी किसके कारण आया है, डेल्टा एच के कारण। तो ये जो डायमेंशन हमने माना 1D कंसोलिडेशन का, इसका मतलब ये है कि जो भी चेंज इन वॉल्यूम होगा पर यूनिट वॉल्यूम will be the change in thickness upon original thickness. This is the expression. Done? ठीक है, अब सॉइल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं जब सॉइल कंसोलिडेशन के अंदर जाता है, ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग लैब में किस टेस्ट से पढ़ते हैं, क्या नाम है टेस्ट का, पढ़ा होगा आपने? ठीक, तो इस पॉइंट को मैं नोट में लिख देता हूँ, पढ़ा है, सुना है नाम टेस्ट का? क्या नाम है सर? कंसोलिडेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट सिंपल। सुनो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। ठीक है, या स्वेलिंग के दौरान, और स्वेलिंग इज स्टडीड बाय, कंसोलिडेशन टेस्ट का दूसरा नाम है ओडियोमीटर टेस्ट। एग्जाम में आपको ओडियोमीटर पूछता है, ओडियोमीटर टेस्ट और कंसोलिडेशन टेस्ट, और कंसोलिडेशन टेस्ट। ठीक है, अब देखेंगे इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं। वैसे तो टेस्ट के प्रोसीजर में जाने का इतना हमें फायदा है नहीं, जो इसके जो रिजल्ट है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं टेस्ट में, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि क्या बेसिक्स है। देखो इसमें क्या करते हैं, सॉइल को लेकर के आते हैं हम लोग, कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं तो मतलब सैंपल हम किसको कौन सा लेके आएंगे, ऑब्वियसली क्ले का। ठीक, तो इस तरह से सैंपल होता है क्ले का, और इस सैंपल के ऊपर क्या रख देते हैं, पोरस स्टोन्स, मतलब पोरस स्टोन्स के अंदर सैंपल को रख देते हैं। ऑपरेटस होता है, सैंपल के ऊपर नीचे क्या लगा देते हैं, पोरस स्टोन। पोरस स्टोन्स क्यों लगाए होंगे,
और वाटर प्रेशर एक्सपल्शन। यस, पोर वाटर प्रेशर को बाहर निकालने के लिए पोरस स्टोन्स के ऊपर इस तरह से सैंपल के ऊपर लोडिंग की जाती है प्लेट लगा के, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से प्लेटस होता है, ठीक है। और यहाँ पानी बाहर आ जाता है ऐसा, ठीक है। इस तरह से ऊपर भी पोरस स्टोन्स हैं, नीचे भी पोरस स्टोन्स हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस टेस्ट के अंदर हम लोग लोड को बढ़ाते जाएंगे और लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, लोड के कारण क्या बढ़ेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी। देखो जब आप इंक्रीज करोगे टोटल स्ट्रेस में, तो पोरस स्टोन्स लगाने का मतलब ये है कि यू को रिलीज कर देना है, जो भी चेंज यू में आएगा, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर आफ्टर टाइम क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जो भी चेंज आप टोटल स्ट्रेस में करोगे आपको किस में दिखेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। तो मतलब हम वेट करते हैं हर एक इंक्रीमेंट लगाने के बाद, लोडिंग इंक्रीमेंट लगाने के बाद हम कुछ देर वेट करते हैं ताकि पानी बाहर निकल जाए, और तब तक वेट करते हैं जब तक फर्दर पानी बाहर ना आए, ठीक है। इज दिस क्लियर? दैट मीन्स की प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टॉप होगी, ठीक। तो उस टाइम जो आपने जो भी इंक्रीमेंट लोडिंग का किया होगा वो आपका किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, वेरियस पॉइंट्स पर पहले एक इंक्रीमेंट लगाया, ठीक है, लोड का इंक्रीमेंट लगा दिया इस तरह से डेल्टा सिग्मा 1, फिर वेट किया तो वो डेल्टा सिग्मा 1 बार बन गया। समझ आ रही है बात? तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो क्या है, E1 नोट कर लिया, ठीक। और ये लगभग हम इस टेस्ट के अंदर 24 आवर्स के लिए वेट करते हैं। उसके बाद अगेन डेल्टा सिग्मा 2 बार लगाया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो नोट कर लिया। तो सॉइल का वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का रिलेशन क्या है आपस में, जिस तरह से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, सॉइल का वॉइड रेशियो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सर लोड हम वेरी करते जाते तो हैं। हमें इस टेस्ट लोड हम इंक्रीज करते रहते हैं, लोड हम इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। जितना हमें लोड लगाना होता है ना फील्ड के अंदर, उसको कोरिलेट करके सैंपल पे उस तरह का लोड लगाया जाता है, और फाइनल हमने उस लोड तक की वैल्यू लेके जानी होती है, क्योंकि जब आपकी साइड पे भी लोड आते हैं तो वो स्टेजेस में आते हैं। डन, ठीक है। तो हम स्टेजेस में लोडिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, कुछ पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ जो आपके काम के रहेंगे, ठीक है। वैसे तो समझने के लिए हैं, तो पहला पॉइंट क्लैरिटी के लिए, सॉइल इज लोडेड इन इंक्रीमेंट ऑफ लोडिंग्स, in increments of vertical stress, ठीक है। आपने वर्टिकल स्ट्रेस लगा दिया, अब लोड लगा के छोड़ दिया, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। समझ आ रहा है? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 24 घंटे के बाद उसकी क्या लेनी है, वॉइड रेशियो की वैल्यू ले लेनी है और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू ले लेनी है, ठीक। सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखते हैं, अंडर ईच इंक्रीमेंट लोडिंग soil is allowed to consolidate soil is allowed to consolidate till there is no further or little compression, ठीक है, कि और कंप्रेशन नहीं होना चाहिए उसके बाद, ठीक। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इट टेक्स अराउंड 24 hours फॉर द सॉइल सैंपल, ठीक है। तो जनरली एक इंक्रीमेंट लोडिंग लगाने के बाद वी वेट फॉर 24 आवर्स, फिर उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट लगाते हैं लोड का। इज दिस क्लियर? यहाँ मैं लिख लेता हूँ, आफ्टर वन इंक्रीमेंट is kept for around 24 hours, next increment is applied, and same procedure
and same procedure of noting down the readings after various time intervals is repeated. ठीक है, यहां तक नोट हो गया। जी सर। ठीक है, कंसोलिडेशन टेस्ट के अंदर हम उसका स्वेलिंग बिहेवियर भी स्टडी करते हैं। मतलब कि जब लास्ट हमारा लोडिंग इंक्रीमेंट खत्म हो जाएगा, जब हमें पता कि यहीं तक लोड करना है, उसके बाद क्या करते हैं, सॉइल को स्टेजेस के अंदर अनलोड भी करते हैं। तो उसका स्वेलिंग के अंदर भी देखते हैं कि उसका स्वेलिंग के अंदर कैसा वॉइड रेशियो जाएगा। वो आप खुद सोचो कि जब मैंने सॉइल को लोड किया है और जब सॉइल को बाद में अनलोड कर दिया, ठीक है, तो सॉइल क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। ऐसा हो सकता नो है? सर। नहीं हो सकता। सॉइल के अंदर जो आपकी चेंजेस हैं वो क्या है, लार्जली इरिवर्सिबल है। हमने पहले भी बात की थी कि सॉइल का क्या होता है, मेमोरी होता है। सॉइल याद रखता है कि उसके साथ स्ट्रेस हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्वेल जरूर करता है, पर वापिस वो उस वॉइड रेशियो पे नहीं पहुंचेगा जो कि जहां से उसका सॉइल का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अपना ई नॉट पे नहीं पहुंचेगा, वो ई इनिशियल पे नहीं पहुंचेगा। इज दिस क्लियर? तो लास्ट पॉइंट यहाँ लिखेंगे, after the consolidation under last stress increment is over, the specimen is unloaded in 2 or 3 stages, ठीक, and soil is allowed to swell। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के ड्यूरिंग 1 डे कंसोलिडेशन या फिर स्वेलिंग, ठीक है, तो वो दोनों ही आप किससे टेस्ट करोगे, ओडोमीटर से। इसको नोट कर लें। कहने का मतलब मेरा ये था इस पॉइंट के अंदर, अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जाए इफेक्टिव स्ट्रेस का और वॉइड रेशियो का, ठीक है, और अगर सॉइल इस तरह से लोडिंग करते, ऐसा ग्राफ हमें मिला है कि आपका वॉइड रेशियो क्या है, हर पॉइंट पे कम हो रहा है विद इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। पर अगर यहाँ पे आप इसको स्वेल करेंगे, अगर इसको यहाँ पे स्वेल करेंगे मतलब इसको अनलोड करेंगे, तो सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो ओरिजिनल नहीं पहुंचेगा, वो कहीं यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो स्टार्ट उसने यहाँ से करा था, अब उसमें चेंजेस आ चुकी है इस तरह से। बात समझ आई? ठीक है, देखो अब पॉइंट की बात ये, इसको मैंने थोड़ा कट शॉर्ट भी किया आपके लिए, ठीक है, कि ज्यादा इसको जानने की जरूरत है नहीं, टाइम को थोड़ा सेव करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। जो पॉइंट यहाँ पर वो ये है कि हमें सॉइल के अंदर कुछ वैल्यूज जरूर मिली होंगी इंक्रीमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस की, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के वर्सेस आपने क्या चीज प्लॉट करनी है, वॉइड रेशियो का ग्राफ। जितनी भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी, आपने इफेक्टिव स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रीडिंग मिली होगी वॉइड रेशियोज की। उन चीजों को अपने प्लॉट करना है और उस तरह से हम सॉइल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो लाइन लिखने वाला हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनली after determination of the void ratios at various stress levels, E versus sigma bar
and E versus log sigma bar curves can be plotted. दो तरह के कर्व हम यहाँ प्लॉट करते हैं, एक E वर्सेस सिग्मा बार बनता है एंड सेकंड इज E वर्सेस लॉग सिग्मा बार। ठीक, नोट करें इस पॉइंट को। सर गई स्क्रीन गए हो। बार बार यही हो जा रहा है आज, फिर बार आपने बार कल स्क्रीन रेस्ट दिया ना, खराब बिगड़ गई है। बिगड़ गई है। जूम की बात फिर लाइन इज नोटेड, लाइन नोट हो गया। यस सर। ठीक है, लेट अस स्टडी द कर्व नाउ। जब आप रिजल्ट्स इसमें प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह के तरीके के आपको कर्व दिखेंगे। यहाँ पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, वाई एक्सिस पे आपका वॉइड रेशियो होगा। ठीक है, अच्छा सॉइल के अंदर एक स्ट्रेस का वैल्यू होता है जिसको हम लिखते हैं सिग्मा सी बार। क्या किसी को पता है ये वैल्यू किसका है? ठीक है, सिग्मा सी बार हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस को। पहले तो सबसे पहले इस कर्व को बनाने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या है। एनीवन, व्हाट इज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस? जो उस पे पहले से लगा हुआ देखो इन द पास्ट। कोई भी सॉइल होता है ना, ठीक है, अगर वो ग्राउंड के अंदर है, जैसे मैं सबको इस तरह से समझाऊं, जरा ध्यान देना। लेट्स से कि कोई यहाँ इस लेवल का सॉइल है, ठीक है, तो इस लेवल के सॉइल पर क्या होगा, इतने लेवल के सॉइल का क्या है, वेट है गामा सॉइल इनटू जेड। तो अभी कुछ नहीं बना इस बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, सिर्फ सॉइल का वेट मान रहे हैं। तो इतने सॉइल का वेट है, तो इस वेट के कारण इस लेवल का सॉइल क्या है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आई होंगी। ठीक है, ऊपर वेट पड़ा है तो क्या है, वो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। तो सॉइल को याद है कि मैंने कितना प्रेशर को बियर किया हुआ है। जो सॉइल ने अपनी मतलब कि अपने लाइफ के अंदर, अपने स्ट्रेस हिस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस उसने फेस करा होगा, ठीक है, तो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या है, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो सॉइल ने पहले का फेस करा हुआ है, दैट इज द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। इज दिस क्लियर? अगर आप किसी सैंपल को टेस्टिंग करने के लिए लाए हो लैब में, लेट्स से कि उसने पहले से फेस किया है 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना स्ट्रेस उसने फेस किया है, पर अगर आपने उसको स्टार्ट किया यहाँ सपोज करो जीरो से, जीरो स्ट्रेस लेवल से, तो क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर के अंदर? मैंने कहा सॉइल के पास क्या, सॉइल के अंदर क्या लगा होता है, मेमोरी कार्ड। इस तरह से सोचो, सॉइल को याद रहता है कि उसके साथ क्या हुआ है पास्ट में, स्ट्रेस हिस्ट्री में उसके साथ क्या है, उसको सब याद है। ठीक है, अगर 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो सॉइल ने स्ट्रेस फेस कर चुका है, जो सॉइल, उस पर आप 40 लगाओगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक उसको कब फर्क No, पड़ना sir. शुरू होगा? 100 उसको पे कब फर्क पड़ना शुरू होगा? जब 100 से वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इज दिस क्लियर? तो क्या होता है कि यहाँ पर ये कर्व इस तरह से लगभग ऐसे बन, यही हुआ है। सर के लैपटॉप को बताओ कि भाई पेपर है बच्चों का, चल जाओ। बता रहे हैं वेट, क्या थोड़ा टाइम लगेगा।
अच्छा है ना, वाईफाई वीक है सर, 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। हाँ वाईफाई भी वीक है। अच्छा, यहाँ देखो, जैसे ही स्ट्रेस एक्सीड होगा सिग्मा सी बार की वैल्यू को, तो सॉइल के अंदर ज्यादा चेंजेस आने दिखेंगे, ज्यादा चेंजेस आती हुई दिखेंगी। तो सॉइल का कुछ कर्व इस तरह से आएगा। बात समझ आ रही? Yeah. ठीक है। तो पहले वाले रीजन में सॉइल को मैं क्या कहूंगा, पहले वाले रीजन में मैं सॉइल को कहूंगा कि यहाँ पर सॉइल जो है वो ओसी सॉइल है। ओसी सॉइल का मतलब होता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का क्या मतलब हो गया, इस बात से आप क्या समझे कि हम सॉइल पर वो स्ट्रेस लगा रहे थे जो स्ट्रेस उसकी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से क्या थी, कम कम। थी। ठीक है। अगर आज का करंट, अगर आज का प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम है, तो वो सॉइल क्या कहलाएगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। नेक्स्ट जो सॉइल है उसे हम कहते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो सॉइल को नॉर्मली कंसोलिडेटेड कब कहते हैं, जब आज का करंट स्ट्रेस क्या है उसकी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से क्या है, ज्यादा है, या प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस के बराबर है। प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या है कि जो सबसे ज्यादा उसने फेस किया होगा, अगर आज का इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है उसके बराबर हो गया, तो सॉइल को अपने क्या कह दिया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। इज दिस क्लियर? सर ये रिपीट करना सर ये डायग्राम। यही तो बात समझने वाली है, जितनी मर्जी बार रिपीट कराओ कोई दिक्कत नहीं है आज। ठीक, इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, ध्यान से सुनना। रीजन ओसी के अंदर, इस रीजन, इस रीजन के अंदर क्या है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू जो है इफेक्टिव स्ट्रेस का वो क्या है, सिग्मा इज लेस देन सिग्मा सी बार। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है। सिग्मा बार क्या है, प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। सिग्मा सी बार क्या है, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। अगर करंट प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस इज लेस देन द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, तो सॉइल इज कॉल्ड एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ऐसा सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल वो होता है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल को प्री कंसोलिडेटेड सॉइल भी कहते हैं। तो ये वो सॉइल्स होते हैं जिन पर जो आज करंट लग रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस, वो उनकी मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस से कम है, उससे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस वो फेस कर चुके हैं। तो उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आना तब शुरू होंगी जब वो इस वैल्यू से इंक्रीज करेगा, सिग्मा सी बार से इंक्रीज करेगा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जैसे ही ये वाला देखो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसकी पुरानी वैल्यू से क्या है, ये सिग्मा सी बार से क्या है, ज्यादा है, तो उसको हमने क्या कह दिया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। और यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखना, यहाँ वाले एक्सप्रेशन में सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा सी बार। जैसे ही अगर उस पे अगर आपने सिग्मा, हेलो हेलो सर, आवाज गई। फिर चला गया यार, कहां तक सुना था? सर ये दोनों इक्वल हैं, अलग है। समझ क्या नहीं आ रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पहले सॉइल के लिए सिग्मा सी बार 100 था, अगर पहले सॉइल के लिए सिग्मा सी बार 100 था, अगर आज मैंने उस पे इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू 150 लगा दिया, तो उसका सिग्मा सी बार भी 150 हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो मैंने सॉइल को क्या कह दिया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। बात समझ आ रही है? सर बराबर पे भी और ज्यादा पे भी वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड। देखो उसमें एक केस बनेगा अंडर कंसोलिडेटेड का, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ अभी आपके साथ। ठीक है, अंडर कंसोलिडेटेड, सर आवाज ही चली गई। हेलो, किसी को आ रही है? नहीं नहीं भाई नहीं आ रही यार। सर रीस्टार्ट कर लो। मैं इसको रीस्टार्ट करूँ हाँ सर मीटिंग को, रिस्टार्ट कर लो। है ना, ऐसे एक एक मिनट, आधा आधा मिनट बाद हो
जा रहा है। मैं रीस्टार्ट करता हूँ मीटिंग को, सर ठीक हम है? यही रहेंगे दोबारा